ओके, सो जो अब एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं वो है टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ द गिवन प्रिज्म यूजिंग अ स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, प्रिज्म होगा हमारे पास, वो दो तरह के प्रिज्म आते हैं, एक होता है फ्लिंट, एक होता है क्राउन ग्लास। ओके, तो क्राउन ग्लास थोड़ा सा हैवी मटेरियल होता है और फ्लिंट थोड़ा सा लाइट होता है। तो जो हैवी मटेरियल होता है क्राउन क्राउन ग्लास, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है। ये बस मैं ऐसे बता रही थी कि इफ पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं। ओके, अगर हल्का मटेरियल है तो वो फ्लिंट ग्लास है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, ये म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ओके, लेट से हमें याद नहीं हो रहा कि ऊपर सी आएगा या ऊपर वी आएगा, तो उसके लिए मैं एक बता देती हूँ कि वी, ये जो सी है यहाँ पर वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v है वेलोसिटी इन एनी मीडियम। ओके, तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ज्यादा एक्सीड कुछ नहीं कर सकता। ओके, उसकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द मैक्सिमम। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो जो भी मीडियम में होगा वो हमेशा इससे कुछ कम होगा, यानी उससे डिवाइड करेंगे तभी उसकी ओवरऑल वैल्यू कम जाएगी। या फिर ये कह लो कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा v से मल्टीप्लाई होकर ही होगी, तभी अगर v में हम मल्टीप्लाई करेंगे म्यू का तभी वो ज्यादा बन के c बनेगा। या फिर c में से हम डिवाइड करेंगे, c को डिवाइड करेंगे तब वो कहीं छोटा होगा और v बनेगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं दोनों की तरफ से क्या आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। ओके, एक कंपैरिजन के उसमें वे में हम याद कर सकते हैं कि जो c है वो हमेशा हाईएस्ट होगा, इसीलिए अगर v है तो वो हमेशा c को डिवाइड करके, और अगर सी है तो वो हमेशा वी को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है। दूसरा, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है। तो हम यहाँ पर जब हम एक मीडियम लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, ये सब। ठीक है, जो वेव होती है ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, तो वो तो सेम रहती है, पर जो लैम्डा है वो चेंज हो जाता है। ओके, लैम्डा इज व्हाट लैम्डा इज वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ जो है वो इंटरेक्शन की वजह से, जैसे कोई मीडियम है उसमें कुछ एटम्स होंगे, उस एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ से जब आपके लाइट अंदर जा रही है तो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में कुछ इंटरेक्शन होगा, अब्जॉर्प्शन और फिर एमिशन, व्हाटएवर जो भी इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से जो जितना ज्यादा डेंस होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ज्यादा एटम्स होंगे, इसीलिए उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा और जो स्पीड है या फिर कह सकते हैं वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। ओके, तो ये वही है कि अगर मैं वेवलेंथ के थ्रू करूं तो म्यू हो जाएगा, लेट्स से सी की जगह आ जाएगा लैम्डा नॉट फ्रीक्वेंसी, और मीडियम का मान लो लैम्डा। ओके, ये तो सेम है, तो ये क्या बचा, लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा। सो ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसे। ओके, अब और ये होता क्यों है, क्योंकि जो एटम्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे फोटॉन्स का इंटरेक्शन होता है, तो उससे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट कम होती है तो वो तो पहले भी हमने पढ़ा होगा कि जब ये मीडियम है यहाँ से जब नॉर्मल से आएगी तो नॉर्मल से दूर होगी, अगर ये डेंस और ये रेयर है। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी तो बढ़ने की वजह से वो ज्यादा दूर, मतलब अच्छे से ट्रेवल होगी। ओके, और जब वो यहाँ रेयर है और यहाँ डेंस है तो वो क्लोज आ जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ओके, देन व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम लोग एंगल्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे, इसमें जो यूज होगा। ओके, उसका लीस्ट काउंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे होता है। ये रहा स्पेक्ट्रोमीटर की एक रीडिंग की पिक है। इसमें क्या है कि पहले देखना होता है कि ये जो जीरो है वो कौन से पॉइंट से कोइंसाइड करता है। पहले इसका लीस्ट काउंट देखते हैं। लेट्स से कि ये 40 है और यहाँ कहीं 50 होगा और फिर यहाँ 60 होगा और यहाँ 70। तो और इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 और ये 10 लाइन्स। ठीक है, और 10 लाइन्स के बीच में भी एक ये स्मॉल वाली लाइन है, एक ये बड़ी वाली लाइन है, ये भी 10 है, और ये जो स्मॉल वाली लाइन है ये हर दो बड़ी लाइन्स के बीच में है। तो कुछ ऐसा है ये कि यहाँ 70 है, यहाँ 60 है। ओके, इसके बीच में यहाँ पर 10 बड़ी लाइन्स है और उनके बीच में भी छोटी छोटी लाइन्स हैं। ओके, तो 10 लाइन्स में, मतलब ये जो 10 बड़ी लाइन्स हैं उनमें 10 का डिफरेंस आ रहा है।
तो एक लाइन कितना रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है 1 डिग्री, और ये डिग्रीज में है तो ये 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है, ओके 10 डिग्री। तो अगर एक लाइन मतलब ये 1 डिग्री यानी ये 61 होगा, ये 62, ये 63, एक्सेट्रा, ओके। और फिर उसके बीच में जब ये है तो ये कितना होगा, 0.5 डिग्री। तो ये क्या हो गया, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना हो गया, 0.5 डिग्रीज, ठीक है। और जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल हमारा ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो जीरो कहाँ कोइंसाइड हो रहा है, ये 40 से, ये 40 है अगर, तो ये होगा 39, ये बड़ी वाली, और ये होगा 38, तो ये 38.5 पे है इसका जीरो, ओके। तो ये हो गया 38.5। फिर वर्नियर रीडिंग वो होती है जिसमें ये सबसे ज्यादा, ये जो रीडिंग डिविजन्स हैं, ये सबसे ज्यादा कोइंस अलाइन किसके साथ हो रहे हो, स्ट्रेट लाइन किसके साथ अलाइन हो रही हो, ठीक है। तो इसे यहाँ पर देखोगे तो ये भी अच्छी है, ये अच्छी है, ये जो बेस्ट अलाइनमेंट होगी, ये तो एंगल थोड़ा अलग है, हर एंगल मतलब परपेंडिकुलर देखना होता है एकदम, ओके। तो जो बेस्ट लाइन होगी वो हमारा वीएसडी होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके। तो ये इसमें डिविजन्स कितने, नंबर ऑफ डिविजन्स है 16। तो अगर मैं निकालूं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, मेन स्केल की लीस्ट काउंट, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना कैलकुलेट कर सकता है, 0.5 डिग्रीज, ओके। और वर्नियर स्केल में 60 डिविजन्स हैं। तो ये तो डिग्रीज में है, इसे पहले मिनट्स में करते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स, तो 0.5 इंटू 60 मिनट्स, ओके, डिवाइड बाय 60। तो ये क्या हो गया, 0.5 मिनट्स। अब इसे भी मिनट्स को 0.5 में, तो इसे भी हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स में कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ओके। तो 0.5 इंटू 60 इज 30 सेकेंड्स, ओके। तो ये इसका लीस्ट काउंट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ था वर्नियर इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, इसका लीस्ट काउंट था, ओके। तो ये तो हो गया स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में, ओके। नेक्स्ट, अभी इसमें दो प्रोसेस, इसमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए दो चीजें हैं, ठीक है। इसमें एक में एंगल ऑफ प्रिज्म और एक में मिनिमम डेविएशन, क्योंकि इन्होंने रिलेट कर रखा है कि म्यू को कैसे, वो मैं बताऊंगी आगे। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया, ये हम करेंगे थ्योरी पार्ट में, बट पहले मैं प्रोसीजर डिस्कस कर लेती हूँ, ओके। एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्योंकि खुद एक टॉपिक है कि कैसे निकालना है। एंगल ऑफ प्रिज्म पहली बात तो 60 होगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म है, ओके। और अगर आइसोसेलेस है तो वो कैलकुलेट करके देख लेना, वैसे इक्विलेटरली होगा ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रिज्म, ठीक है। लेट्स इसकी पहले थ्योरी देखते हैं क्या होती है। इसमें क्या ओके। होता है, सो एंगल ऑफ प्रिज्म हम क्या करते हैं कि इंसिडेंट रे हमारा पैरेलल आता है, ओके। और यहाँ पर हम हमारे जो प्रिज्म है वो एक्ट करता है दो प्लेन मिरर के लाइक, जैसे दो प्लेन मिरर हो और इंक्लाइंड हो रखे हो किसी एंगल पे, ठीक है। अब प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब जैसे कि प्लेन मिरर था, ठीक है, इसे जब थीटा एंगल से हमने रोटेट किया तो इसका जो पहले पहले जो रेड वाला है कि जब वो ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, एकदम प्लेन, ठीक है, वर्टिकल, नहीं हॉरिजॉन्टल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल। तो तब क्या था कि ये था ये आई रेड कलर से और ये आर था, ठीक है। बट जब हमने इसे थीटा एंगल रोटेट कर दिया तो क्या हुआ कि इसका जो आर है वो 2 थीटा से रोटेट हो गया, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर लेट से पहले कुछ इन्होंने ये क्या कहते हैं, अगर ये प्रिज्म ऐसा होता तब तो इसका कुछ थीटा जो भी होता ठीक था। बट अभी ये क्या है कि लेट्स से कि a/2 पे जो ये वन फेस, ये जो फेस ए बी है, अगर इसे मैं सिर्फ इसे ड्रॉ करूं तो ये a/2, अगर ये एंगल ए है तो ये a/2 होगा, ओके। ये a/2 से टिल्ट है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है नॉट रिफ्लेक्शन, ओके। इसका जो ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितने एंगल पे होगा, वो होगा ए पे, ओके। तो यहाँ से ए, ओके। और फिर सेम यहाँ पर भी होगा, तो वो कितने पे होगा, वो होगा ए पे। तो जो टोटल एंगल होगा वो होगा 2a, इस वाले फेस की वजह से ए और इस वाले फेस की वजह से ए, जो भी ये एंगल जो इसमें रेज में जो रिफ्लेक्शन होगा, ओके। तो जो टोटल होगा वो होगा 2a। तो अगर ये टोटल 2a होगा, दोनों दोनों रे के बीच का एंगल, तो फिर इसका डिवाइड बाय 2 क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम एक यहाँ से कैलकुलेट करते हैं यहाँ तक, ओके। ये जो पी ओ क्यू है, ओके, यहाँ पर हम ये कैलकुलेट करते हैं। पहले हम यहाँ से रिफ्लेक्शन देखते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड में क्या आ रही है, उसकी वर्नियर रीडिंग, एंड दोनों स्केल की रीडिंग होते हैं, वर्नियर स्केल 1 वर्नियर स्केल 2 दोनों की रीडिंग लेंगे, और सेम इसे रोटेट करके हम इस साइड ले जाएंगे, ओके। यहाँ से भी हम लेंगे,
तो इसका जो डिफरेंस होगा इसके रीडिंग का और इसकी रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा 2a, और जब उसे हम डिवाइड करेंगे तो वो हमें देगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 60, ओके, 59, 60, 61 इतना ही आएगा, ओके। अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में कैसे वर्क होता है, ओके। बट उससे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रिज्म में जनरली क्या होता है, जरूरी नहीं डेविएशन तो हर टाइम होता है बट मिनिमम डेविएशन का जरूरी नहीं है। हम पहले एक बार जनरल देखते हैं कि जनरली प्रिज्म में कैसी इक्वेशंस होती हैं। तो लेट्स से ये मेरा प्रिज्म है, ओके। इसमें क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये नॉर्मल है ए बी फेस के और ये है नॉर्मल ए सी फेस के, ठीक है। यहाँ से आई एंटर होता है और फिर यहाँ ये ट्रेवल एंड यहाँ पर ये एमर्ज होता है, ठीक है। इसे एमर्जेंट एंगल, ये आई इंसिडेंट एंगल एंड ये आर वन एंड ये R2, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसका ए, और यहाँ पर लेट्स से कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ओके। तो अब ये तो नॉर्मल है और उसमें ये पार्ट R1 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस R1, ओके। सेम यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है रेड से करते हैं, ये वाला और ये वाला पार्ट हो गया 90 माइनस R1 और ये वाला पार्ट हो गया 90 माइनस R2, ओके। सिमिलरली क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे है, ओके, ये लाइन है और ये है, तो ये तो परपेंडिकुलर है ही और ये पार्ट R2 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस R2। तो अब जब मैं इस ट्रायंगल को देखूंगी, ए, ये और ये वाला ए यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है। तो मैं अगर इसी को अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस R1, सेकेंड एंगल है 90 माइनस R2 और थर्ड है अपना एंगल ए प्लस एंगल ए, ये कितना होना चाहिए 180 के इक्वल। तो 90 प्लस 90 ये हो जाएगा 180, तो कैंसिल। यहाँ होगा एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये तो एक जनरल जनरल रिलेशन है रिफ्रैक्शन एंगल का विद एंगल ऑफ प्रिज्म। सेकंड रिलेशन होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इंसिडेंट एंगल और एमर्जेंट एंगल का, ठीक है। तो फिर से एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं, एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं, ओके। यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये फिर से ए बी एंड सी है, ओके। और ये एंगल ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म विच कैन बी 60। फिर यहाँ से है आई, ओके, और ये है ई, ओके। ये आई, ये ई और बीच में हमारा स्ट्रेट, नॉट स्ट्रेट, ये वाला पॉइंट R1 और ये होगा R1 एंड ये होगा R2। इनके बीच में वैसे स्नेल्स लॉ लगता है, स्नेल्स लॉ इज N1 साइन थीटा 1 या फिर साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। ये क्या होता है, ये बोलता है कि N1 और N2 के इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेट्स से ये ए बी मेरा एक मीडियम है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सिंस ये एयर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, ओके। और एंगल कितना का बन रहा है साइन आई, ओके, मतलब इंसिडेंट एंगल है, तो ये क्या हो गया 1 × साइन आई इज इक्वल टू N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के अंदर वाला। तो ये अगर मीडियम तो मेरा ग्लास लैब, तो उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से म्यू है मेरा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और साइन थीटा 2 यहाँ पर कितना रहा है, इस वाले फेस में ए बी फेस में R1 एंगल बन रहा है अंदर, तो साइन R1। सेम कंडीशन, तो ये तो होगी इस वाले फेस के लिए इक्वेशन। यहाँ पर भी सेम स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बनेगा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ए, ओके। वो तो हो गया, बट अभी मैं कुछ और बता रही थी, अभी मैं बता रही थी कि इनका रिलेशन क्या होता है। अब हमने ये देख लिया कि अब हाँ, एंगल ऑफ डिविजन क्या होता है, वो होता है कि जिस लेट्स से कि आई अगर रिफ्रैक्ट ना हुआ होता तो वो ऐसे जाता है स्ट्रेट, ओके। और ई को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो वो यहाँ आता है। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं डेविएशन एंगल, कि मतलब आई कितना जाता बट कितना गया एक्चुअल में, तो ये होता है डिफ्रैक्शन, सॉरी डेविएशन एंगल, ओके। तो अगर मैं इसको अब देखूं, इसमें से एक रिलेशन फाइंड करें हम लोग, तो ये वाला पॉइंट, ये आई, ये ये पूरा आई के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये कितना होगा, ये वाला पार्ट होगा आई माइनस R1, ओके।
और सेम यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर ढंग से दिख नहीं रहा है, पर ये और ये पूरा ई के बराबर होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये इतना सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर, वो कितना होगा, ई माइनस आर टू। ओके, फिर से अब, और ये एक एंगल, ओके। अब ये जो ये इतना पार्ट है, इसे मैं अगर यहाँ बनाऊं तो ये होगा ऐसे, इसमें, और ये है डेविएशन एंगल, ये है आई माइनस आर वन, ये है ई माइनस आर टू। ओके, वो देख लिया कैसे है। ये क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये पूरा आई था, तो इतना पार्ट होगा आई माइनस आर वन, और इधर भी ये पूरा ई था, क्योंकि ऐसे आ रहे हैं ना, ये आई ऐसे और ये ऐसे। तो ये, और इसमें से यहाँ पर नॉर्मल बना हुआ है, तो ये पूरा आई ही है, बट इसमें ये आर वन है। ये इमेजिनरी लाइन है जो हमने एक्सटेंड करके बनाई है, और ये एक्चुअल वाली है। यहाँ से ये नॉर्मल है, और ये ऐसे देखिए, ठीक है, ये सब तो ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट फेस, अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वाला नहीं जो लग के एडजेसेंट होते हैं, वो नहीं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है ये एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर जो डेल है वो क्या हो जाएगा, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। और अभी हमने ये डिराइव किया था कि आर वन प्लस आर टू किसके बराबर होता है, ये आर वन प्लस आर टू यहाँ एंगल ए के बराबर होता है। तो ये क्या बन गया, डेविएशन एंगल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ओके, ए। ओके, तो ये होगी दूसरी। पहला क्या था, एंगल ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, और एंगल, और ये क्या है, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे क्या होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अब वैसे तो इसकी डेरिवेशन है कि वो मिनिमम डेविएशन पे ऐसे कंडीशंस क्यों होते हैं, बट टू कंसाइज में बोलूं तो ये होता है कि बायसिमेट्री या फिर फर्मेट्स प्रिंसिपल, फर्मेट्स प्रिंसिपल कहता है कि लाइट वही पाथ चूज करेगी जहां पर उसे लीस्ट टाइम ट्रेवल करना, मतलब लीस्ट टाइम में वो ट्रेवल कर सके। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग द रे सफर्स दैट मिनिमम डेविएशन ट्रेवल सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम डेविएशन की रे होती है, जो कि मिनिमम डेविएशन फील वो करी होती है, सफर कर रही होती है, वो सिमेट्रिसिटी की वजह से होती है, वो सिमेट्रिक पाथ फॉलो करती है। तो मिनिमम डेविएशन पे क्या होता है, मिनिमम डेविएशन पे लेट्स से ये प्रिज्म है, ठीक है, ये आई और ये नॉर्मल है, ये आई है, और ये जो ये लाइन है, जो ये रिफ्लेक्टर लाइन होती है, ये ए बी सी, इसमें आर वन और आर टू दोनों सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, मतलब आर वन इज इक्वल टू आर टू, सो आई इज इक्वल टू ए। ओके, तो ये सिमेट्रिक हो जाती है, मतलब जितने एंगल से यहाँ से इन होती है उतने एंगल से यहाँ से आउट हो जाती है। आई विल बी इक्वल टू ई। ओके, और ये जो लाइन होती है बीच वाली, ये जो बेस है, प्रिज्म का बेस है, उसके पैरेलल हो जाती है। ओके, जस्ट पैरेलल, देन सेम एंगल से जितने से इन हुई थी उतने से आउट जाती है। ओके, तो ये होता है मिनिमम डिवीजन पे, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या होगी, अगर एंगल ए आर वन प्लस आर टू था, और मिनिमम डिवीजन के पॉइंट पे आर वन इजकल टू आर टू है, तो अगर मैं इसको रिफ्रैक्टिव एंगल ले लूँ आर, हो जाएगा टू आर इज इक्वल टू ए, एंगल ए। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू ए बाई टू, मिनिमम डिवीजन की पहली कंडीशन। ओके, सेकेंड, सेकेंड था कि डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ओके, और इसमें भी आई इज इक्वल टू ई हो गया है, मिनिमम डेविएशन पे आई इज इक्वल टू ई है। तो अगर मैं इसको सिर्फ आई ले लूँ तो ये हो जाएगा टू आई माइनस ए डेल। ओके, तो यहाँ से अगर मैं आई निकालूं, आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू होगी डेल प्लस ए डिवाइड बाय टू। अब मेरे पास आई है और मेरे पास आर है, तो मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकती हूँ। लेट्स से कि मैंने इस वाले फेस पे, जहाँ पर यहाँ पर म्यू है और यहाँ पर एयर है, मतलब जो यहाँ पर इंसिडेंट्स हो रहा है, यहाँ पर इंसिडेंस हो रहा है। ओके, आई एंटर हो रही है और यहाँ से ये, तो वहां पर क्या होगा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। ओके, म्यू साइन आर, साइन, अब तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या, कि म्यू की वैल्यू होगी साइन आई अपॉन साइन आर, एंड आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू मिनिमम डेविएशन के टाइम पे है,
ये डेल प्लस, तो ये क्या हो गया, साइन डेल प्लस ए बाई टू डिवाइड बाय साइन, और आर की वैल्यू क्या है, ए बाई टू। ओके, तो ये हो गया ए बाई टू। तो ये हो गया म्यू का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको यहाँ पर हमने देख लिया कि ये आता कैसे। ओके, तो इन्होंने डायरेक्ट बोल रखा है कि मिनिमम डिवीजन पे क्या कंडीशन होती है, बट मैंने बताया कि प्रिज्म में वो कैसे होता है। ओके, तो ये हो गया कि म्यू का जो फॉर्मूला है वो कैसे आया। ठीक है, लेट्स सी द प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है, पहले प्लेस द प्रिज्म ऑन द प्रिज्म टेबल सो दैट इट्स सेंटर। ये तो ठीक है, अब हमें रखना कैसे प्रिज्म को, प्रिज्म को ऐसे रखना है कि हमें पता है कि अगर प्रिज्म मिनिमम डिविजन एंगल पे है, तो उसमें जो आई का एंगल होगा, आई एंट्री पॉइंट होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, वो उसके ऐसे होगा, मतलब ऐसे कुछ शेप में जा रहा होगा, ये पैरेलल जाएगा फिर ऐसे आएगा। तो हम ऐसे ही कुछ खुद ही से रखेंगे प्रिज्म को, कुछ ऐसे तरीके से रखेंगे कि हमें ऐसा वो शो। लेट्स से मेरा कोलिमेटर इधर है। ओके, लेट्स से कोलिमेटर इधर है, मैंने प्रिज्म को, लाइट इधर से आ रही होगी। ओके, तो मैंने प्रिज्म को इधर इंसिडेंट करवाया, और इधर से उसको मैं चाहती हूँ कि यहाँ से एमर्जेंट हो। ओके, इस साइड से, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका बेस होगा, मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। रिफ्लेक्शन साइड से ये जो रिफ्लेक्टिंग साइड है या फिर रिफ्लेक्टिंग साइड है, इनसे इनपुट होगा, ये बेस के पैरेलल जाए, ऐसे मैं रखूंगी कि ये बेस के पैरेलल जाए और ये इधर से आ जाए। तो इसमें ये यही कर रखा है कि हमें प्रिज्म को ऐसे रखना है कि हमें शो हो, देखो हमें दिख रहा है। अगर मैं ये सारा हटा दूं इसको, तो जो माइक्रोस्कोप और कॉलीमेटर का वे है रखने का, ये ऐसे आ रहा है, और लेट्स से इधर कुछ नहीं रखा है, तो फिर ये ऐसे जा रहा है। तो इसके बीच में हमें प्रिज्म को ऐसे रखना है कि जो लाइट है ये बेस के पैरेलल बने। ओके, तो इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। हमें लेट्स से कि हमने ऐसे रख भी दिया और हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि अगर ये मिनिमम डेविएशन है और यहाँ पर अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन साइड है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन साइड है, तो अगर ये मिनिमम डेविएशन होगा तो ये पैरेलल जाके इस साइड आएगा, तो यहाँ पर ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। ओके, यही मैं समझा रही थी यहाँ पर। और फिर मिनिमम डिविजन पॉइंट पे क्या होगा, लेट्स से हमें यहाँ पर स्लिट मिल गई, तो हमें क्या करना है, प्रिज्म टेबल पे प्रिज्म है, हमें उस स्लिट को पहले टेबल को रोटेट कर, मतलब घुमाना थोड़ा सा। जब हम उसे रोटेट करेंगे टेलीस्कोप से, हमें उसे उसको चेज करना है कि कहाँ तक वो जा रही है। ठीक है, क्योंकि वो हमें स्लिट दिखना बंद हो जाएगी। हम टेलीस्कोप के साथ साथ उस प्रिज्म टेबल को रोटेट करेंगे, और एक पॉइंट आएगा जहां पर लेट्स से कि मैं टेबल को राइट साइड मूव कर रही हूँ, तो स्लिट भी राइट साइड जा रही है। बट एक पॉइंट आएगा जहां पर वो थोड़ी सी ब्लर होगी, और अगर मैं अभी भी टेबल को राइट करती हूँ, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो वो पॉइंट होगा जहां पर मिनिमम डेविएशन पॉइंट आ चुका होगा। ओके, वहां पर भी जो सबसे, अब हम जैसे हमारी स्लिट इधर चली गई, रिवर्स चली गई, तो हम उसको वापस लाएंगे और वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर ये सबसे ज्यादा ब्राइट थी, क्योंकि मिनिमम डेविएशन पे सबसे ब्राइट इमेज बनती है। ओके, तो जहां पे वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगी इस रेंज के आसपास, यहाँ जहां से वो रोटेट होना शुरू हुई, उधर वो सबसे ज्यादा जहां पे ब्राइट होगी, वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा। वहां की हमें रीडिंग्स लेनी पड़ेगी। अब वो रोटेट होता क्यों है, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, वो हम देखते हैं एक बार, बस हल्का हल्का सा, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बस हल्का हल्का से देखते हैं। ये तो था कि प्रिज्म ऐसे है। लेट्स से कि यहाँ पर मिनिमम डिवीजन अचीव हो चुका है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है और ये ई है, ये दोनों बराबर है। ओके, अब लेट्स से कि ये अचीव हो गया। अब मैंने अगर आई को बढ़ाया, तो आई को बढ़ाने से क्या होगा, आई के अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर है साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। ओके, म्यू साइन आर, और सिंस साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, तो एटलीस्ट वो यहाँ, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये यहाँ तक इंक्रीजिंग फंक्शन है पाई बाय टू तक। तो अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये साइन आई को अगर मैं अगर आई को बढ़ा रही हूँ, मतलब अगर मैं इसको बढ़ा रही हूँ, तो साइन आर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, म्यू तो कांस्टेंट है, वो तो ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो साइन आर बढ़ेगा। अब अगर साइन आर मतलब ये बढ़ रहा है, अंदर का ये रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम, हाँ, अपने नॉर्मल जा रहा है। ठीक है, फिर अगर ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये है, दिस, सिंस आर आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए होता है,
ये कांस्टेंट है, तो इसको अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो ये घट जाएगा। ओके, तो दिख भी रहा है कि R2 कम हो जाएगा। अब R2 अगर कम हुआ है तो अगेन साइन R2, न्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई होना था। मैंने बताया था कि दूसरे फेज में ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो अगर R2 घट रहा है तो E भी घट जाएगा, और अगर E कम हो रहा है तो दैट मीन्स हमारा जो E कम हो रहा है, मतलब अगर ये नॉर्मल है, ये E ऐसे है, अगर इसे कम करूंगी तो ये कुछ टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड जाएगा। और सेम अगर मैं यही चीज वापस करूं, इस बार मैं I को कम कर दूं, तो अगर मैं I को कम करती हूँ, इसी में समझ लेते हैं, नहीं तो अलग से बनाना पड़ेगा तो फिर से बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं I को कम करूं तो R भी कम होगा। अगर ये वाला R1, ये R1 है, ये अगर कम होगा, तो अगर R1 कम होगा तो R2 बढ़ जाएगा। R2 बढ़ जाएगा तो हमारा जो E है वो भी बढ़ जाएगा। और अगर E बढ़ रहा है तो इसका मतलब, अगर ये अभी ऐसा है तो इसका बढ़ने का मतलब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो मतलब वो राइट साइड हो जाएगा। तो ये होता है। और एक तो ये प्रोसेस है ज्योमेट्रिक समझने का। अगर मैं वैसे जाता हूँ तो जो आई और डेविएशन एंगल का ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ओके, मतलब पूरा यहाँ तक नहीं जाता, वो कुछ ऐसा टाइप्स बनता है। ये होता है आई और ये होता है कितना इंसिडेंस बढ़ता है, उसके साथ ये डेविएशन ऐसे। ओके, तो ये जो पॉइंट होता है मिनिमम डेविएशन का वो ऐसा होता है यहाँ पर, जहां पर ये मिनिमम को टच कर रहा है। ओके, तो ये पहले घटता है घटता है घटता है, और फिर ये मिनिमम डेविएशन को टच करने के बाद वापस बढ़ता है। तो जो पॉइंट यहाँ पर स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव, और यहाँ पर होता है पॉजिटिव। तो वो वही होता है कि ये पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड इनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं डेविएशन एंगल की। इसी वजह से हमारा जो पॉइंट है वो इधर जाते जाते स्लिट इधर रिवर्स कर लेती है। ओके, ये है उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये भी देख लिया हमने कि कैसे होता है, प्लेस कैसे करना है, और मिनिमम डेविएशन पे वो रोटेट क्यों हो जाता है, मतलब सॉरी टर्न क्यों हो जाता है। एक बार इसके डायग्राम से देखते हैं। ये रहा नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, ये रिफ्लेक्टिंग साइड, ये भी रिफ्लेक्टिंग साइड, मतलब स्मूथ स्मूथ, और यहाँ पर रफ वाला साइड वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। ओके, हमने इसे, मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे रखना है। लेट से अगर कॉलीमीटर इधर है और ये इधर है टेलीस्कोप, अगर हम ऐसे टेलीस्कोप रख रहे हैं तो ये जो हम प्रिज्म रखेंगे हम ऐसे रखेंगे तो कि इसका जो रिफ्लेक्शन वो अंदर वो इसके पैरेलल जाए। ओके, तो इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक तो हमें क्या क्या नोट करना है, हमें एक बार लेनी है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी वो होगी जब हम प्रिज्म को हटा के डायरेक्ट स्लिट को देख सकेंगे, वो होगी हमारी डायरेक्टरी। ओके, कि ये क्या हमें बताएगा, ये बताएगा कि इंसिडेंट रे कैसी जानी चाहिए थी। ठीक है, फिर हम जब प्रिज्म को रख के जो एंगल लेंगे वो हमें क्या बताएगा, वो बताएगा कि बट एक्चुअल में प्रिज्म रखने के बाद इंसिडेंट रे कितनी डेविएट होके गई है। तो इंसिडेंट और डेविएटेड रे उनके बीच का डिस्टेंस ही तो डेविएशन एंगल होता है, मतलब उनके बीच का एंगल डेविएशन एंगल होता है। तो हम जब इसका और इसका रीडिंग लेने के बाद इन्हें डिफरेंस इनका निकालेंगे तो वो क्या होगा हमारा डिफरेंशिएशन। कोई सा भी डिफरेंस, वो नॉर्मल डेविएशन, वो कोई भी डेविएशन हो सकती है, बट मिनिमम कब होगी, जब वो पॉइंट जब वो स्लिट होगी वो रिवर्स करेगी और वो ब्राइटेस्ट होगी। ओके, तो ये तो हो गया मिनिमम डेविएशन प्रोसीजर। ऑब्जर्वेशंस में एंगल ऑफ प्रिज्म बता दिया कि फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन माइनस करके वो हमें 2a देगा, और उसका डिवाइड बाय 2a देगा। ओके, और इसमें डायरेक्ट रे लेंगे, मिनिमम डेविएशन रे लेंगे, डिफरेंस करेंगे, वो हमारा मिनिमम डेविएशन देगा। देन म्यू का फॉर्मूला कहाँ से है ये भी हमने देख लिया। ओके, और म्यू क्या होता है वो भी देख लिया, सी अपॉन वी। एक सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन, रेशियो ऑफ सी विद वी। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके, और सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ए निकाल लिया, डीएम निकाल लिया, और ए बाय 2। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू की वैल्यू, और म्यू की वैल्यू अब वो तो डिपेंड करती है कि कौन सा ग्लास है, बट लेट्स से ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और लेट्स से क्राउन ग्लास है। क्राउन ग्लास हैवी होंगे थोड़े से, पता चल जाएंगे। तो वो 1.5 अराउंड होता है, 1.52 अप्रोक्सीमेटली। तो हम उससे एरर निकाल सकते हैं। ओके, प्रिकॉशंस क्या, स्लिट शुड बी क्वाइट नैरो, वही है जिससे हमें ब्रॉडर वो दिखे। एक और चीज हमने इसके एपरेटर्स ने डिस्कस किया। इसके एपरेटर्स में क्या क्या चीजें हैं, पहले स्पेक्ट्रोमीटर है, बता दिया उसका लीस्ट काउंट एंड ऑल कैसे रीडिंग लेनी है।
सोडियम लैंप क्यों यूज किया? इसमें सोडियम लैंप ये कोई नहीं है कि इसमें हमें इंटरफेरेंस निकालना है, फिर जैसे हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में किया था, इसमें वो रीजन नहीं है। इसमें रीजन ये है कि प्रिज्म में क्या होता है, डिस्पर्जन भी होता है। वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डिफरेंट उस पे जाके डेविएट होती है, उससे हमारे एक रेनबो विबग्योर दिखता है, डिस्पर्जन कहते हैं उसे, वो होता है। बट सोडियम लैंप में सिर्फ येलो लाइट के आसपास होती है। मैं एक बार दिखाती हूँ। ये रहा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। ओके, इसमें हम जो सोडियम लैंप यूज कर रहे हैं उसका 5893 एंगस्ट्रॉम कुछ है वेवलेंथ। तो 5893, ये रहा 570, ये 590। इसके बीच में 5893 होगा, वो थोड़ा सा येलोइश है और थोड़ा सा ऑरेंजिश है। तो ऑरेंज स्लिट भी, ऑरेंज स्लिट थोड़ी सी दिखती है, बट मेन जो इसका कलर आता है वो येलो आता है। ओके, येलोइश थोड़ा सा, येलो प्लस ऑरेंज का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, डार्क ऐसा। ओके, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं जिससे उसका डिस्पर्जन और येलो लाइट हमें प्रॉपर दिखे। ओके, और हमें एक ही स्लिट दिखे ऑफ कोर्स, जिससे हम लोग उस पर फोकस करके उससे रीडिंग निकाल सके। स्पिरिट लेवल स्पेक्ट्रोमीटर को करने के तीन होते हैं। पहले उसे लेवलिंग करना चाहिए, फिर उसे फोकस करना चाहिए। लेवलिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं कि हमारा प्रिज्म टेढ़ा आड़ा टेढ़ा न रखा हो, इसलिए हम लोग स्पिरिट लेवल यूज करते हैं। स्पिरिट लेवल में बबल मिड में होना चाहिए, तो वो बैलेंस्ड है। हम फोकस कैसे करते हैं? फोकस हम देखते हैं पहले तो, या तो आप किसी फार ऑब्जेक्ट को फोकस बना लो अपना और फिर उसको ऊपर फोकस करो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि डायरेक्ट रे जब हम लोग लेते हैं कि विदाउट प्रिज्म या फिर कोई चीज लगाए, तो वो जो स्लिट है वो हमें प्रॉपर दिखनी चाहिए, हम उसे इतना फोकस कर लें। ओके, जब हम उसे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हम फोकस नहीं चेंज कर सकते, बाद में अगर हम करेंगे तो हमें अंदाजा नहीं मिलेगा, तो हम पहले से फोकस बना लेते हैं उसका और फिर उसे नहीं छूते हैं, फिर हम उसी को लेकर चलते हैं और पूरा रीडिंग्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, दूसरा फोकस होता है, तीसरा भी एक होता है स्टेप, यहाँ पे लिखा होगा। ऑप्टिकल लेवलिंग वही होती है कि वो लेवल पे हो। ओके, लेवलिंग होती है और फोकस होता है, फोकसिंग ऑफ पैरेलल रेज, ये भी हमने देख लिया। एडजस्टमेंट ऑफ स्लिट, फोकसिंग क्रॉस वायर्स, लेवलिंग। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ द स्लिट हम देख सकते हो, तो हमें खुद से करना है। ओके, और और क्या चाहिए? स्पेक्ट्रोमीटर और रीडिंग लेंस चाहिए, सो दैट माइक्रोस हम रीडिंग्स को ढंग से ले सके। दैट्स इट। इसका प्रोसीजर भी देख लिया हमने, ऑब्जर्वेशंस भी देख ली और ये भी देख लिया। अब क्या है, वन ऑफ द टू टेलीस्कोप और द प्रिज्म टेबल शुड रिमेन क्लैम्प्ड। क्लैम्प्ड क्यों? क्योंकि वहां पर एक लॉक होता है, उसमें अगर हम लोग उसे लॉक कर देंगे तो हमारा जैसे हमें रीडिंग लेते टाइम वो रीडिंग्स चेंज ना हो जाए, उस टाइम उसे क्लैम्प कर देंगे। अगर उसे क्लैम्प कर देंगे तो हमारा हिलेगा नहीं, तो रीडिंग्स एरर नहीं होंगे। ओके, both verniers should be read to eliminate the error arising out of the fact that the axis of rotation of the prism table or the telescope may not coincide with the center of the circular main scale. ओके, ये मैं बताती हूँ। ओके, अब इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स कि हमारा जो लेट्स से कि ये हमारा प्रिज्म टेबल है। ओके, ये ऐसे घूमता है, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और जो हमारा सर्कुलर स्केल होता है वो भी ऐसे घूमता है, मतलब वो भी इसी प्लेन में घूमता है, तो उसका भी एंगल ऑफ रोटेशन एक वर्टिकल लाइन है। अब इसका, इस सर्कुलर स्केल का और अगर प्रिज्म टेबल का एंगल ऑफ रोटेशन सेम सेंटर पे नहीं है, मतलब सेम नहीं है, दोनों अलग अलग सेंटर में, तो वो प्रॉपर एंगल नहीं होगा, क्योंकि वो एक सर्कल नहीं मूव कर रहा होगा, फिर वो कुछ और मूव कर रहा होगा, प्रिज्म टेबल कुछ और वो कुछ और कैलकुलेट कर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड से लेते हैं। लेट्स से कि इसने ये एंगल लिया, अगर ये, तो पहले तो ये सेंटर पे होने चाहिए, जो सर्कुलर स्केल है उसके सेंटर पे दोनों के एक्सिस ऑफ रोटेशन होने चाहिए, मतलब ये अगर ऐसे घूम रहे हैं तो इनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर पे हो, दोनों का कोइंसाइड करे। एंड इफ नहीं भी कर रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा? हम क्या करेंगे, एक बार इसका ये रीडिंग लेंगे और फिर एक बार इसकी रीडिंग लेंगे, यहाँ से रीड होगी। ओके, ये दोनों सेम ही आनी चाहिए, अगर सही है तो, अगर तो इसलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, मीन लेते हैं सारी रीडिंग्स में। एक बार V1, एक बार V2 और फिर इसका मीन लेते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर कोई एरर है भी, सिस्टमेटिक एरर है, तो वो एवरेज आउट हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया ये वाला। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा आगे डिस्पर्जन की बात करूं, तो उससे क्या होगा, हमारा एक और एक्सपेरिमेंट कवर हो जाएगा, विच इज कॉची कॉन्स्ट नहीं, कॉची कॉन्स्टेंट नहीं, विच इज, अब इसमें तो हमने सिर्फ एक वेवलेंथ यूज की थी, मोनोक्रोमैटिक सोर्स था, तो सिर्फ येलो वाली डेविएशन हुई थी, जो येलो लाइट थी वो डेविएशन हुई थी। अब अगर हम लोग इसकी जगह व्हाइट लाइट यूज कर लें, जैसे कि मर्क्यूरी लाइट यूज कर लें, हमने यहाँ पर सोडियम लैंप यूज किया, अगर हम लोग मर्क्यूरी का सोर्स यूज करें,
तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होंगी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जाके डेविएट करेंगे, तो हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कवर हो जाएगा, विच इज ये वाला कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द गिवन प्रिज्म। इसमें भी सेम चीजें, स्पेक्ट्रोमीटर, प्रिज्म, स्पिरिट लेवल, रीडिंग लेंस, बस यहाँ पर हम लोग मर्क्यूरी लैंप, सोडियम लैंप का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एंगल ऑफ प्रिज्म निकलवाया है, उसके लिए वो सेम लास्ट वाली प्रैक्टिकल की तरह था, बट यहाँ पर मर्क्यूरी लैंप का यूज करेंगे हम डिफरेंट कलर्स की जो डिस्पर्जन है वो, मतलब डिस्पर्जन देखने के लिए। डिस्पर्जन क्या है, जब व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स में विच इज विबग्योर, उसमें वायलेट से लेकर रेड तक के बीच में जो कलर्स आते हैं विबग्योर, उसमें जब वो स्प्लिट हो जाता है पूरा, फैल के उसके स्पेक्ट्रम दिखने लगता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ओके, तो डिस्पर्जन को यहाँ पर करने के लिए इन्होंने हम लोग मर्क्यूरी लैंप यूज करते हैं। ओके, तो इसको भी अगर मैं देखूँ तो इसमें प्रोसीजर सेम ही है, मेक ऑल, ये तो हो गया लेवलिंग, लेवलिंग वगैरह करके इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म पहले कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म और सेम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, वही कि स्लिट जाएगी राइट साइड जब हम लोग रोटेट करेंगे टेबल को राइट, और फिर टर्न हो जाएगी। बस इसमें क्या करना है, इसमें हमें बाकी कलर्स के लिए भी देखना है, अभी तक हमने येलो के लिए देखा, बट यहाँ पर हमें पूरा विबग्योर दिखेगा, वायलेट से लेकर रेड तक। ओके, तो हमें सारे कलर्स के लिए वायलेट, रेड, इसमें तो सिर्फ वायलेट रेड, बट अगर हम लोग कॉची कॉन्स्टेंट्स कर रहे हैं तो उसमें बाकी कलर्स का भी कैलकुलेट करना है, तो लेट्स से वायलेट और रेड का भी करना है। इसमें वायलेट और रेड का हमने लिया, उनके भी मिनिमम डिविएशन निकाल दी एंड जस्ट डिस्पर्सिव इनकी म्यू निकाल दी, क्योंकि जो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है वो ये होता है, वो एक रेशो होता है कि वो एक डिस्पर्सिव पावर से मतलब ये पता चल रहा है कि डिस्पर्जन करने की कितनी पावर होल्ड करता है एक प्रिज्म। ठीक है, तो वो निकालते कैसे, वो होता है कि ऊपर होता है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक, किस रेंज तक सबसे मैक्सिमम टू एक्सट्रीमीज जो है, एक एक्सट्रीम पे क्या है वायलेट और एक पे रेड, तो उनके बीच में जितना डिस्पर्जन हुआ है, कैसे कैसे पता चलेगा वो होगा कि इसमें माइनस होता है यूवी माइनस यू आर, सॉरी म्यू वी माइनस म्यू आर, ये डिवाइड बाय एवरेज डिस्पर्जन। ओके, तो ये होता है कि एक रेंज ऑफ डिस्पर्जन डिवाइड बाय एवरेज, तो हमें पता चलता है कि कितना उसकी पावर है डिस्पर्स करने की, अगर ये ज्यादा आ रहा है तो मतलब अच्छा डिस्पर्जन पावर, अगर कम आ रहा है तो मतलब डिस्पर्स कम हो रहा है। तो यूवी, इसका तो ये है कि अगर यूवी माइनस यू म्यू म्यू वी माइनस म्यू आर, अरे अगर एक बड़ी वैल्यू है तो दैट मीन्स कि इनका जो डिस्पर्जन है वो काफी लंबा हुआ होगा, मतलब काफी फार फार, दैट मीन्स इसकी डिस्पर्जन ज्यादा अच्छी है, और अगर ये छोटे हैं तो इनकी डिस्पर्जन डिस्पर्जन कम है, और मीन तो सेम ही है, मीन मीन को क्या लेते हैं, येलो कलर को मीन माना गया है। ओके, एक बार हम लोग कंसाइज करते हैं पूरा कि ये क्या अभी हुआ, ठीक है, ये पार्ट एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं कि डिस्पर्सिव पावर क्या, डिस्पर्सिव पावर होता वही है कि हमें एक रेशो होता है, डेविएशन कितना कितना डेविएट हुआ है, मैक्सिमम डेविएट कितना हुआ है, विच इज डेविएशन ऑफ रेड माइनस डेविएशन ऑफ वायलेट, ठीक है, विद मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, येलो को लिया जाता है, येलो सिंस विब क्योर आई डोंट नो, मीन तो येलो को दिया जाता है, ठीक है, तो उससे रेशो लेते हैं हम लोग, यहाँ पर डेल ऑफ येलो लेते हैं, ये तो हो गया डेविएशन एंगल के रेशो में। इसको अगर मैं म्यू के रेशो में लेना चाहूँ तो म्यू के रेशो में जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, ये वाला, इसमें यहाँ पर ये माइनस होता है, ये चीज होते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन, ठीक है, ये होता है म्यू, क्या होता है, म्यू होता है मीन डेविएशन या फिर मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो या तो मीन निकाल लो अलग से या फिर यहाँ पे येलो लाइट यूज कर लो। ओके, दोनों एक ही है, इसमें वैसे ये निकाल रखा तो हम निकाल के ही कर लेते हैं, तो ये तो हो गया ये। अब एक बार अगर मैं ये देखूं तो it is the ratio of the angular dispersion between two wavelengths, usually violet and red, to the mean division of the prism, ठीक है, del v minus del r del y, this is। अब ये होता क्यों है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो क्यों जाते हैं, तो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, वो कैसे डिपेंड करता है, वही बात है हमारा कॉचीज फॉर्मूला। कॉचीज फॉर्मूला सेज कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ऐसे ये रिलेशन है म्यू प्लस ए प्लस बी, ये मोस्ट हमेशा ट्रू नहीं है, हमेशा यूनिवर्सल ट्रू नहीं है, बट ये मोस्ट क्लासेस के लिए वर्क करता है, ठीक है, तो
यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लैम्डा बढ़ाएंगे, मतलब जैसे रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है तो इसका म्यू सबसे कम होगा। ओके, तो इसीलिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर फॉर्मूले में, तो यहाँ पर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन मी, तो ये होता है। इसमें सेम करना वही है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसमें भी सेम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन सारे कलर्स का। और फिर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ हमारा आएगा ऐसा। थ्योरी थ्योरी पार्ट तो वही है, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, सारे लाइंस के लिए, ब्लू लाइन के लिए सेम, बाकी लाइंस के लिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए 5-6 पॉइंट्स पे चलेंगे, तो इसमें से अगर कोई एक हमसे मिस हो जाए या फिर हमें अच्छे से विजुअल ना हो, जैसे इंडिगो कलर में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो थोड़ा वायलेट ब्लू के बीच में बहुत छोटा सा सेम ही होता है, तो अगर वो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम 5 कलर में भी कर लेंगे, 6 में भी कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट्स बस ग्राफ बन जाए हमारा एक स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ बनेगा किसके बीच में, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और इससे रिलेट करूं y इक्वल स्ट्रेट लाइन के कर्व से, तो ये अगर मैं y एक्सिस पे लूं म्यू को, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स। एक्स में लूं मैं, अगर एक्स एक्सिस पे 1/λ² लूं, तो m की वैल्यू क्या होगी, b। और m क्या होता है, स्लोप, यानी m इज इक्वल टू जो हमारा स्लोप है उसकी वैल्यू आएगी b प्लस सी कॉन्स्टेंट a। a मीन्स y इंटरसेप्ट, ये होता है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इसका जो स्लोप, ये जो कर्व का स्लोप आएगा वो हमारा हमें क्या देगा, b। और जो a आएगा, यानी जो y इंटरसेप्ट जहाँ पर ये y एक्सिस को कट कर होगी, वो हमारा होगा a। ओके, तो a हमारा कांस्टेंट है। अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस करते हैं, फिर ऐसा यूनिट का एनालिसिस करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है क्योंकि वो होता है एक रेशो, तो ये यूनिटलेस होता है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में यूनिटलेस है, तो यहाँ राइट हैंड साइड भी पूरा यूनिटलेस होना चाहिए। ओके, इसकी ऐसा यूनिट नहीं होना चाहिए। तो ए तो हमारा यूनिटलेस हो गया, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। बचा ये, अब अगर बी अपॉन लेमडा स्क्वायर को यूनिटलेस होना है, तो इसका मतलब बी का यूनिट इसके यूनिट के बराबर होना चाहिए, तभी वो कैंसिल आउट होगा। तो लेमडा स्क्वायर की यूनिट कितनी होगी, मीटर स्क्वायर। तो बीटा की बी की कितनी होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर। तो बी की कितनी यूनिट होनी चाहिए यहाँ पर, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बी इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर एंड ए इज यूनिटलेस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर इसका ग्राफ प्लॉट करके एंड दैट्स इट। इसमें इतना ही है, इसमें बस ये रिलेशन ध्यान देना है। और प्रिकॉशंस एंड सोर्सेस ऑफ एरर सेम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाले होंगे। ये तीन चीजें सेम है, ये वाला और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ये डिस्पर्सिव पावर वाला, और ये कॉचीज कांस्टेंट वाला। दैट्स इट। रिवीजन में यही करना है कि हमें तीनों के फॉर्मूले और डेफिनेशन, और फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, रिलेशंस क्या है, और क्यों वो टर्न होता है, ये सब ध्यान देना है बस।